तो कंसंट्रेशन टर्म जो होती हैं किसी भी सॉल्यूशन में किसी विलेय की मात्रा को बताती हैं किसी विलायक में, ये होती हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ने एनसीईआरटी में जो 3-4 प्रकार की दे रखी हैं वो ही अपन पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहले अपन देखें, जैसे प्रयोगशालाओं में अपन देखें तो प्रयोगशालाओं में जनरली जो रिएक्शन होती है केमिकल्स के बीच में, तो वो किस में करवाई जाती है, लिक्विड स्टेट में या विलियन अवस्था में ही दो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके मध्य रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो इनके कंसंट्रेशन टर्म्स जो काम में आती हैं वो कहाँ पे आती है, अपने रिएक्शंस में जो प्रयोगशालाओं में करवाई जाती हैं। वहाँ अपन ऐसे काम में लेते हैं कि कितने नॉर्मल विलियन है, कितना इसकी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है। मोल पर लीटर का मतलब मोलरता हो जाएगी, मोलरता का मतलब हो जाएगा मोल पर लीटर, और केजी के अंदर आ जाएगा मोल पर केजी, तो हो जाएगी मोलेलिटी या मोललता। ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं अपने। तो एनसीईआरटी में अपने कंसंट्रेशन टर्म्स जो दे रखी हैं वो 4 प्रकार की दे रखी हैं। एक तो द्रव्यमान प्रतिशत संगठन वाली, एक मोल अंश वाली, एक मोलरता वाली और एक मोललता वाली। द्रव्यमान प्रतिशत संगठन क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत संगठन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी विलेय का द्रव्यमान कितना है, टोटल विलियन का द्रव्यमान कितना है, वो उसका द्रव्यमान प्रतिशत संगठन आ जाएगा। तो स्पेसिफिक मोल, स्पेसिफिक जो कंपाउंड है उसका अपने को क्या निकालना है, मोल भिन्न निकालना है, मोल अंश निकालना है। तो मोल अंश निकालना है तो मोल अंश उसके मोल ले लेंगे और टोटल सॉल्यूशन में जो कंपाउंड्स हैं या सॉल्यूशन के मोल ले लेंगे, वो उसका हो जाएगा मोल अंश। मोलरता देखते हैं सबसे पहले, मोलेरिटी। मोलेरिटी क्या होती है? मोलेरिटी होती है एक लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन या 1000 ml के अंदर जितने विलेय के मोल घुले हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं, उस विलियन की मोलेलिटी कहते हैं। और मोलरता कहते हैं मोलेरिटी। और मोललता जो होती है वो क्या होती है, उसके अंदर जो अपन काम में लेते हैं विलायक, वो उसकी मात्रा कितनी ली जाती है, 1 kg या 1000 ग्राम। उसमें विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, उसकी मोललता या मोलेलिटी। ठीक है। और जो क्या होता है सोलवेंट, और क्या होता है ये जो विलेय और विलायक होते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट, इनको क्या, जिसमें अपन घोलते हैं, जैसे जल के अंदर अपन किसको घोल रहे हैं, चीनी को घोल रहे हैं, तो जल तो क्या हो गया, एक तरह से सोलवेंट हो गया जिसमें अपन घोल रहे हैं। और जो अपने लिए चीनी है वो है सोल्यूट जिसको अपन घोल रहे हैं। तो ये हो जाएंगे विलेय और विलायक, इनको अपन लिख लेते हैं। और इनकी जो नॉर्मल टर्म्स हैं, जैसे अपने एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो भी दे रखे हैं उनको समझते हैं। ठीक है। विलियनों में रस समीकरण भी थी, तो उसके लिए क्या आ रही है अपने पास, कंसंट्रेशन टर्म्स आ रही हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं, प्रयोगशालाओं में जनरली जो रिएक्शन होती हैं वो किस रूप में होती हैं, अपने जो रिएक्टेंट्स लिए जाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में या विलयन अवस्था में लिए जाते हैं। विलयन अवस्था में उनके मध्य रिएक्शन होती है, तो उसके लिए जो कंसंट्रेशन टर्म्स जो अपने काम में ली जाती हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन ने देखी द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलेय के द्रव्यमान तथा किसी विलेय के द्रव्यमान तथा संपूर्ण द्रव्यमान का अनुपात उस विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। उस विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, इसको अपन लिख लेते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन संपूर्ण विलयन का द्रव्यमान। सबसे पहले चीज अपने ये समझ में आनी चाहिए कि विलेय, विलयन और विलायक क्या होते हैं। तो इनको अपन लिख लेते हैं, विलेय प्लस विलायक क्या हो जाएगा, विलियन। ये अपना विलियन हो जाएगा।
विले प्लस विलायक इज इक्वल टू विलियन। इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन। विले, इसको इंग्लिश में लिखते हैं सोल्यूट। सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूट, इसको लिखते हैं सोलवेंट। सोलवेंट, ठीक है। और ये बन जाएगा सॉल्यूशन। इसके एग्जाम्पल अगर विलियन के, इनके तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सोल्यूट ले लिया चीनी। चीनी क्या है? विले है, जिसको किस में घोल रहे हैं? सोलवेंट कौन सा ले लिया? जल। तो सॉल्यूशन अपने पास बन जाएगा। जैसे चाशनी बन गई यहाँ पे, चीनी का जलीय विलयन क्या कहलाता है? चाशनी कहलाती है एक तरह से। चीनी का जलीय विलयन, चीनी का जलीय विलयन, जलीय विलयन, चीनी का जलीय विलयन। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा? किसी भी विलेय के द्रव्यमान तथा संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान किसका हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान। उसका अनुपात क्या कहलाया जाएगा? क्या कहलाएगा? उस विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान। विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। ये अपने जनरल बेसिक चीज है, यहाँ मैंने बीच में समझा दी। ये बेसिक चीज ये अपने को ध्यान में रखनी है, हमेशा काम में आती है हर जगह। जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है उसमें भी काम में आती है। तो विले इज इक्वल, विले प्लस विलायक इज इक्वल टू विलियन। इसको विले को बोलते हैं इंग्लिश में सोल्यूट, विलायक को बोलते हैं सोलवेंट, और विलियन को बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी विले और विलायक क्या मिला, क्या बनाएंगे? विलियन बनाएंगे। तो विले जो है, सोल्यूट जो है अपना, उसका एग्जाम्पल ले लिया अपन ने चीनी। चीनी किस में मिला दी अपन ने? विलायक में, यानी जल में। एग्जाम्पल ले लिया विलायक का, जल। तो विलियन किसका बन जाएगा? चीनी का जलीय विलियन, यानी चाशनी बन जाएगी एक तरफ से। सॉल्यूशन किसका हो जाएगा? चाशनी का हो जाएगा। ठीक है। अब द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत जैसे अपन ने पीछे जो निकाले थे परसेंट कंपोजिशन वाले में, तत्वों का प्रतिशत, किस तत्व का कितना प्रतिशत है किसी कंपाउंड को बनाने में, वो एक प्रकार से यहाँ पे वो किस में था? स्टाइकोमेट्री ऑफ रिएक्शंस में था। तो सॉलिड्स में एक प्रकार से रिएक्शंस हो रही थी, उनमें था। और ये द्रव्यमान या विलयनों में रस समीकरण मिति चल रही है, तो उसमें है ये द्रव्यमान प्रतिशत। उसका है विलेय का, उसका मतलब है विलेय का द्रव्यमान। यानी विलेय और विलायक, विलयन जो ले रहे हैं अपने किसमें है? लिक्विड स्टेट के लिए यहाँ बता रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ पे अपन ने टॉपिक पहले ही डाल दिया है एक तरह से, विलयनों में रस समीकरण मिति। इसको विलयनों में रस समीकरण मिति, तो अपना पहला हो गया ये। इसका एग्जाम्पल देने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये बहुत ईजी चीज़ हो रही है। ऐसी चीज़ें पूछी नहीं जाती है, लेकिन नॉलेज के लिए अपने को ज़रूरी है जानना। क्या पता पूछ ली जाए, बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक है। और ये अपन ने एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज़ समझ ली। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो अपना है मोल भिन्न। दूसरा जो अपना मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। तो मोल अंश या मोल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी तत्व के कितने मोल अंश उस संपूर्ण विलयन में घुले हुए हैं, वो उसका मोल अंश कहलाता है। तो लिख लेते हैं इसको। किसी विशेष किसी विशेष पदार्थ के मोल, किसी विशेष पदार्थ के मोल तथा संपूर्ण विलयन के मोल, संपूर्ण विलयन के मोलों मोलों का अनुपात। किसी विशेष पदार्थ के मोल तथा संपूर्ण विलयन के मोलों का अनुपात क्या कहलाता है? मोल अंश कहलाता है। मोल अंश या मोल फ्रैक्शन कहलाता है। अब कैसे कहलाता है वो अपना एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जैसे किसी पदार्थ ए में दूसरे पदार्थ बी, दूसरे पदार्थ बी को घोलकर
क्या बनाया जाता है, विलियन बनाया जाता है, को घोलकर विलियन बनाया जाता है, विलियन बनाया जाता है। विलियन में इनके मोल क्रमशः है, विलियन में ए तथा बी के मोल, मोल क्रमशः एन ए तथा एन बी हैं, एन बी हैं। तो प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात करो, मोल अंश। तो प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात करो, मोल अंश ज्ञात करो। प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात करना है अपने को। क्या क्वेश्चन दे रखा है, किसी पदार्थ ए में दूसरे पदार्थ बी को घोलकर, तो यहाँ पे सोल्यूट और सोलवेंट कौन सा है, सोल्यूट और सोलवेंट कौन सा है जिससे यह सॉल्यूशन बन रहा है, उसको कैसे पहचानेंगे, किस में घोला जा रहा है, किसी पदार्थ ए में, इसमें घोला जा रहा है, जिसमें घोला जाता है, जैसे जल में घोला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, जल क्या हो गया अपने पास, सोल्यूट या सोलवेंट, सोलवेंट। तो ये तो हो जाएगा सोलवेंट यहाँ पे ए तो। और दूसरे पदार्थ बी को घोला जा रहा है, बी को घोला जा रहा है तो अपन चीनी को घोल रहे हैं, मतलब चीनी को घोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूट यानी विले। ये तो विले है, सोल्यूट है। और ये क्या है, ए क्या है, सोलवेंट है, जिसमें अपन घोल रहे हैं किसको, सोल्यूट को। तो ए में किसको घोल रहे हैं, बी को घोल रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा सोलवेंट और ये हो जाएगा सोल्यूट। ये चीजें जो अपने आती हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर में काम में आती हैं, यहाँ ये बेसिक चीजें हैं जो अपने को समझनी चाहिए। तो इनका प्रत्येक का मोल अंश पूछ लिया। अब प्रत्येक का मोल अंश कैसे ज्ञात करेंगे, प्रत्येक का मोल अंश ऐसे ज्ञात करेंगे। तो ए का मोल अंश, ए का मोल अंश इज इक्वल टू, ए के मोल कितने हैं, एन ए अपॉन टोटल मोल कितने हैं, एन ए प्लस एन बी। ये विलियन के मोल हो गए और ये स्पेसिफिक उस सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के मोल हो गए। ठीक है, इसके बाद में अपन बी का निकालेंगे, बी का मोल अंश। तो बी का मोल अंश क्या हो जाएगा अपने पास, बी का मोल अंश हो जाएगा एन बी। इसको मिटा देते हैं अब। बी का मोल अंश हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसको अपन एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। या तो ये चीजें हो गई मोल अंश वाली। अभी इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया, NaCl के 2 मोल को जल के एक प्रकार से 30 मोल में घोलकर विलियन बनाया, विलियन बनाया जाता है, बनाया गया। तो प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात करो। तो प्रत्येक का मोल अंश, प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात करो। अब जरूरी नहीं है कि अपने को डायरेक्ट मोल डायरेक्ट ही दे दे, उनकी मात्राएं देकर भी उनका अपने को मोल अंश ज्ञात करना पड़ सकता है। मात्राएं जैसे ग्राम में दे दी तो उनके अणुभार का भाग देखें, आयतन में दे दी तो एनटीपी पे कैसे ज्ञात करेंगे, 22.4 का भाग देखें। यह अपन ने मोल ज्ञात करने का तरीका पीछे सीखा हुआ है। मोल जो अवधारणा थी, मोल कॉन्सेप्ट था उसके अंदर, तो यहाँ पे मोल ज्ञात करने को अपने को आना चाहिए। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है अपन ने। तो इसमें NaCl के मोल अंश अगर देखें इसका सोल्यूशन, और जो अपने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं
वो आप ज़रूर देख लेना, वो भी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखो NaCl के मोलन्स, NaCl के मोलन्स क्या हो जाएंगे, NaCl के मोल कितने हैं वो अपॉन टोटल मोल, मतलब NaCl प्लस NH2, ये कितने हो जाएंगे, NaCl कितने हैं 2, इज इक्वस टू 30, 2 + 30, 2/32, 1/16 मोलन्स आ जाएगा। सही है। इसी प्रकार से H2O के मोलन्स, H2O कितने हो जाएंगे, NH2O अपॉन NaCl प्लस NH2O, तो ये कितना हो जाएगा, NH2O कितना है 30 अपॉन 2 + 30, 30/32, यानी 15/16, ये किसके मोलन्स आ जाएंगे, H2O के मोलन्स। नेक्स्ट जो अपनी कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलरिटी, मोलरता। मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरिटी या मोलरता कहलाती है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं अपन, मोलरता, मोलरिटी। ठीक है, इसको दर्शाते हैं कैपिटल M से। तो मोलरिटी का मतलब हो गया 1 लीटर विलियन, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरिटी या मोलरता कहलाती है। संख्या उस विलियन की, मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता, मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। इसके बाद में इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं मोल्स की फॉर्म में और वेट की फॉर्म में। हाँ, तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उस विलियन की मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। तो मोलरता को किसे दर्शाते हैं, कैपिटल M से प्रदर्शित, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, मोलरता इज इक्वस टू विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। विलियन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ये लीटर में होना चाहिए। यदि ये ml में है तो इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे आ जा रहेगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय के मोल अपॉन विलियन
का आयतन, अब विलियन का आयतन ml में यानी मिलीलीटर में अगर हो गया तो यहाँ पे 1000 आ जाएंगे ऊपर। ठीक है, इस लीटर को कहाँ किस में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। मिलीलीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1000 आ जाएगा, क्योंकि मिलीलीटर अपॉन 1000, ये हो जाएगा लीटर। किसी भी लीटर को, किसी भी मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के अपन 1000 का भाग देते हैं। मिलीलीटर को मिलीलीटर में यदि 1000 का भाग देंगे तो वो लीटर में आ जाएगा। तो यहाँ लीटर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, मिलीलीटर अपॉन 1000। ठीक है, अब यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसका जो दिया गया भार है अपॉन अणुभार, यानी WA अपॉन MA, जो इसका वेट दिया गया है वो, और मोलर मास। तो मोलरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू, अब विलेय के मोल क्या लिखेंगे अपन, विलेय को ऐसे प्रकट कर रहे हैं अपन, ये क्या है यहाँ पे उधर लिख देंगे WA अपॉन MA क्या हो जाएगा, मोलर मास, इंटू 1000 अपॉन आयतन लीटर में, अपॉन विलियन, या वी सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे, वी सॉल्यूशन किस में, लीटर में या ml में, ml में। ठीक है अगर इसको लिखें किस में, WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन वी सॉल्यूशन, 1000 अगर हटा दें अपन तो वी सॉल्यूशन किस में आ जाएगा, सॉल्यूशन का जो अपने पास आयतन है वो लीटर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, सोल्यूट, सोल्यूट यानी विलेय, विलेय। तो विलेय का दिया गया भार अपॉन उसका अणुभार या मोलर मास, इससे क्या आ जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, उसमें आयतन का भाग दे देंगे जो अपने पास लीटर में होना चाहिए। अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक, एग्जाम्पल अपन ने लिया 2.8 ग्राम KOH को 200 ml को घोलकर, 2.8 ग्राम KOH को 200 ml का 200 ml विलियन बनाया गया है, का 200 ml विलियन बनाया गया है, बनाया गया है। 2.8 ग्राम KOH को घोलकर 200 ml का विलियन बनाया गया है। तो तो इस विलियन की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, 2.8 ग्राम KOH को मिलाकर 200 ml का विलियन बनाया गया है, विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे 2.8 ग्राम KOH क्या है अपना, 2.8 ग्राम KOH क्या है, सोल्यूट है 2.8, यानी ए है ये, और इसका वी भी दे रखा है अपने को ml में दे रखा है, तो ऊपर क्या लगेगा, 1000 लगेगा। तो इसकी मोलरिटी अगर निकालें अपन, 2.8 ग्राम दे रखा है यानी इसका भार दिया गया है, तो इसका अणुभार अपने को जरूरत पड़ेगी मोल निकालने के लिए। सबसे पहले अपन मोलरिटी का फॉर्मूला लिखें, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या इंटू 1000, क्योंकि आयतन दिया है अपने को मिलीलीटर में, तो विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किस में, ml में। ये फॉर्मूला अपने को सबसे पहले लिखना है। अब विलेय के मोलों की संख्या चाहे से यहाँ से ज्ञात कर लो, और चाहे इस फॉर्मूले में लिख के ज्ञात कर लो, चाहे अलग से ज्ञात करके देख लो। तो अपन अलग से ज्ञात कर लेते हैं, चलो देख के एक बार। 2.8 ग्राम KOH का क्या दिया गया है अपने को,
इसकी बाहर दिया गया है, तो के ओ एच के क्या अपने को मोलर मास ज्ञात करना है। तो के ओ एच का मोलर मास कितना होता है, के ओ एच का अणुभार या मोलर मास कैसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 39 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 16 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 आ जाएगा इसका। तो दिया गया भार है अपने को 2.8 और आ गया वेट कितना, जो मोलर मास था वो कितना आ गया 56। तो के ओ एच के मोल, के ओ एच के मोल, दिया गया भार 2.8 और अणुभार कितना आ जाएगा 56। ये इसके मोल आ गए। ये क्या यहाँ रख देंगे अपन, या इसको, हाँ चलो ऐसे कैसे लिख देते हैं। तो विलियन के मोलों की संख्या इधर सोल्व करते हैं। विले के मोलों की संख्या कितना आ जाएगी, 2.8 बाई 56 इंटू, अब विलियन का आयतन ml में, ऊपर 1000 है, आयतन कितना दिया गया है अपने को 200। ठीक है, अब इसको काट देते हैं इससे, इसको इससे, यह आ जाएगा कितना 28 बाई 56 इंटू 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 56 से 2 बार कट जाएगा, यानी 1/4। इसको लिख सकते हैं अपन कितना 1/4 को, 0.25 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर या 0.25 और कैपिटल एम मोलेरिटी, मोलरता। ठीक है, ये एग्जांपल देख लिया अपन ने। इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, वो आप देख लेना खुद। तो कितना दिया हुआ है अपने को, जैसे 10 H2SO4, यानी H2SO4 सॉल्यूशन दिया हुआ है अपने को कितना 10 से 2mH2SO4 500 ml, 2mH2SO4 500 ml बनाने हेतु, बनाने के लिए, बनाने के लिए इसके कितने आयतन की आवश्यकता होगी, कितने आयतन की आवश्यकता होगी। किसके आयतन की, 10mH2SO4 का कितना आयतन चाहिए कि इससे अपन 2mH2SO4 500 ml का आयतन बना लें। तो इससे पहले अपने को नोट डाल करके एक चीज़ ध्यान में रखनी है, नोट लिख लेना कि किसी भी विलयन की जब मोलरता दी हुई है तो उसके विलय के मोलों की संख्या तनुकरण से पहले और तनुकरण के बाद में हमेशा समान रहती है। तनुकरण से मतलब हो जाएगा जो अपने को लेबोरेटरीज के अंदर जो जो अपन रिएक्टेंट्स अपने पास होते हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सारे किस में होते हैं, कंसंट्रेशन फॉर्म में होते हैं। और अपने को किस में चाहिए, रिएक्शंस जनरली अपन करवाते हैं डाइल्यूट फॉर्म्स में। तो तनुकरण मतलब तनुकरण करना पड़ता है, उसको डाइल्यूशन करना पड़ता है, कंसंट्रेशन से डाइल्यूट करना पड़ता है, यानी सांद्र से तनु करना पड़ता है, उसकी सांद्रता कम करनी पड़ती है। तो उसके लिए अपन डाइल्यूशन जो करते हैं उसमें अपन सोलवेंट बढ़ाते हैं, सोलवेंट बढ़ाते हैं तो इसका सॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, मतलब इसका सोलवेंट बढ़ा रहे हैं। तो सोलवेंट अगर बढ़ा रहे हैं तो उसमें अपने को सॉल्यूशन या सोलवेंट मिलाना पड़ता है, उसकी सोलवेंट उसको तनुकरण करने के लिए। तो इस चीज़ के लिए अपने को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि तनुकरण से पहले यानी सांद्र में जितने थे उतने ही तनु होने के बाद तनु जो बन जाएगा सॉल्यूशन, उसमें विलेय के मोलों की संख्या हमेशा समान रहती है। विलेय के मोलों की संख्या पर तनुकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस न्यूमेरिकल से पहले अपन को नोट लगा करके ये चीज़ लिखनी है, तो लिखो नोट। ठीक है, नोट लगा करके ये चीज़ लिख लो। विलेय के मोलों पर तनुकरण का कोई प्रभाव, विलेय के मोलों पर तनुकरण का कोई प्रभाव
नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। अर्थात इस चीज को नीचे लिख देता हूं मैं। तनुकरण से पहले, तनुकरण से पहले विलेय के मोल, तनुकरण से पहले विलेय के मोल इज इक्वल टू तनुकरण के बाद या डाइल्यूशन के बाद, डाइल्यूशन के बाद विलेय के मोल, विलेय के मोल। ठीक है, तनुकरण से पहले विलेय के मोल और तनुकरण के बाद में विलेय के मोल। ये क्या आपने को ध्यान में रखना है, ये नोट, विलेय के मोलों की संख्या पर तनुकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब तनुकरण की क्यों आवश्यकता पड़ती है वो भी इसके नीचे लिख लेना। प्रयोगशालाओं में, या इस क्वेश्चन को अपन बाद में दोबारा लिख लेंगे, एक बार पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी अपने को। नोट में दूसरा पॉइंट लिख लेना, प्रयोगशालाओं में, प्रयोगशालाओं में तनु अभिक्रमक, तनु अभिक्रमक काम में लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। अतः तनुकरण की आवश्यकता होती है, तनुकरण की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। तो तनुकरण से पहले और बाद में विलेय के मोलों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समान होते हैं। तनुकरण से पहले और बाद में विलेय के मोलों की संख्या हमेशा बराबर होती है। एक नोट और लिख लेना। अब जो विलेय के मोल हैं, विलेय के मोल मतलब मोलरता कैसे लिखेंगे अपन, एम इज इक्व टू, विलेय के मोल यहाँ पे मान लिए अपन ने एन ए माना था तो ये मान लेंगे, या वन एक नंबर मान लेते हैं विलेय को, दो नंबर मान लेते हैं विलायक को। तो एम वन अपॉन वी वन, ये उस विलयन का आयतन है जिसमें ये विलेय उपस्थित है। ठीक है, अब इसको तनुकरण कर दिया, इसका तो तनुकरण कर दिया अपन ने, तो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या क्या रह जाएगी, वो ही N1 मोल रहेंगे। इसके मोलरिटी चेंज हो जाएगी, एक तो M2 और दूसरी हो जाएगी V2। यानी तनुकरण से इसके मोलों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो अपने को सॉल्यूशन दिया हुआ है इसमें विलेय के जितने मोल तनुकरण से पहले थे उतने ही मोल तनुकरण के बाद में हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों की मोलेरिटी M1 और V यानी आयतन उस सॉल्यूशन का चेंज हो जाएंगे। अगर उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं यानी तनुकरण कर रहे हैं तो आयतन तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा, आयतन तो उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मोलेरिटी भी उसकी चेंज हो जाएगी। मोलेरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी तनुकरण से, मोलेरिटी क्या हो जाएगी, तनुकरण से कम हो जाएगी और आयतन उसका बढ़ जाएगा। क्योंकि किसी स्पेसिफिक जो आयतन लिया है अपन ने उसमें विलेय के मोलों की संख्या किसी एक स्थान पर, यानी उसके किसी फिक्स 1 सेंटीमीटर क्यूब जैसे आयतन ले लिया, 10 सेंटीमीटर क्यूब में से अपन 1 सेंटीमीटर क्यूब का अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अपने पास पहले 2 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम था वो अब 10 सेंटीमीटर क्यूब में जैसे चेंज हो गया। 2 सेंटीमीटर क्यूब में विलेय के मोल यानी विलेय एक जगह उपस्थित थे और बाद में 10 सेंटीमीटर क्यूब में दूर दूर जगह उपस्थित हो गए। तो अपन किसी एक चीज एक जगह को लें तो 2 सेंटीमीटर क्यूब में तो कहीं से भी पकड़ लो, ज्यादा विलेय के मोल मिलेंगे अपने को, ज्यादा विलेय के कण मिलेंगे किसी भी स्थान से पकड़ लेंगे तो, लेकिन उसमें किसी कोने से पकड़ेंगे 10 सेंटीमीटर क्यूब वाले में तो उसमें स्पेसिफिक जो जगह अपन जितनी इसमें ली थी उतनी ही उसमें लेंगे पकड़ेंगे तो वो कम मिलेगी। लेकिन इसके आयतन टोटल जो विलेय के मोल हैं उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि तनुकरण से पहले और तनुकरण के बाद में विलेय के मोलों की संख्या हमेशा बराबर होती है। इसको लिख लेते हैं, तनुकरण से पहले
तनुकरण से पहले और इसको लिखते हैं तनुकरण के बाद। विलेय के मोलों की संख्या समान है तो N1 इज इक्व टू N2। यहाँ पे अगर N2 लिख लें अपन तो N1 इज इक्व टू N2, यानी तनुकरण से पहले और बाद में विलेय के मोलों की संख्या समान है तो N1 इज इक्व टू N2। अब N1 क्या है, N1 का मतलब हो जाएगा M1V1 और यहाँ पे N2 मतलब हो जाएगा M2V2। इसको अगर यहाँ लिख दें N2 इज इक्व टू M2V2 और इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं N1 इज इक्व टू M1V1 M1V1। ठीक है, ये दोनों चीज़ ध्यान में रखनी है अपने को। तो N1 इज इक्व टू N1 इज इक्व टू N2, यानी तनुकरण से पहले विलेय के मोल और तनुकरण के बाद विलेय के मोल। तो N1 का मतलब हो जाएगा M1V1 और N2 का मतलब हो जाएगा M2V2। ठीक है, ये चीज़ उतारो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जाम्पल था अपने पास 2 नंबर कि 10MH2SO4 से 2MH2SO4 500 ml बनाने हेतु इसके कितने आयतन की आवश्यकता होगी, इसके कितने आयतन की आवश्यकता होगी, कितने आयतन की आवश्यकता होगी। 10MH2SO4 से 2MH2SO4 500 ml अपने को बनाना है तो इसका कितना आयतन चाहिए। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि अपने को आयतन पूछ लिया कितने आयतन की। तो सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि 10M से 2M बना रहे हैं तो मोलेरिटी चेंज हो रही है प्लस इसका आयतन भी चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें विलेय के मोलों की संख्या समान रहती है तनुकरण में हमेशा। तो N1 इज इक्व टू N2, मोलों की संख्या समान, तो M1V1 इज इक्व टू M2V2 यानी तनुकरण के बाद। तो M2 कितना है 2M और 500 ml इसका आयतन दिया हुआ है। V1 अपने को ज्ञात करना है, 10M अपने को दिया हुआ है। तो 10 और V1 क्या हो जाएगा, V1 अपने को ज्ञात करना है, M2 कितना है 2 और V2 कितना है 500 ml। यहाँ पे इनकी भी यूनिट्स लिख लेते हैं M और ये भी M। तो V1 इज इक्व टू 2M इंटू 500 ml अपॉन ये कितना हो जाएगा 10M। तो ये इससे M से M 5, ये 100 आ जाएगा। कितने आयतन की आवश्यकता हो जाएगी 100 ml आयतन की आवश्यकता हो जाएगी अपने पास। ठीक है, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल। इसके बाद में अपन जो लास्ट टर्म अपनी कंसंट्रेशन टर्म बच रही है वो है मोलेरिटी। मोलेरिटी अपनी होगी मोलेलिटी, मोललता। मोललता वाली अपनी कंसंट्रेशन टर्म बच रही है। 4 नंबर है अपनी मोललता, वहां पे मोलेरता, ये मोललता। ठीक है, मोलेलिटी, इसको स्मॉल m से लिख देता हूँ ताकि याद भी रहे आपको। इसका जो साइन होता है वो स्मॉल m ही होता है। इसमें क्या हो जाएगा 1 kg या 1000 ग्राम, 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या
क्या कहलाती है? उस विलयन की मोललता, उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है, कहलाती है। ठीक है। मोललता का मतलब हो जाएगा 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित, किससे प्रदर्शित? स्मॉल एम से। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, स्मॉल एम यानी मोलैलिटी, मोललता इज इक्वल टू विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें? केजी में। अगर ये अपने को ग्राम में दे देगा तो ऊपर 1000 आ जाएंगे। ठीक है। तो विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, ग्राम में आता है ऊपर 1000 गुणा में। ठीक है। इसको अब ऊपर लिख लेते हैं ऊपर। इसका एग्जाम्पल लेते हैं अब। एग्जाम्पल नंबर 1, 103.65, 103.65 ग्राम HCl विलियन में HCl के 3.65 ग्राम उपस्थित हैं। 103.5 ग्राम HCl विलियन में HCl के कितने ग्राम दिए हुए हैं अपने को? 3.65 ग्राम विलियन उपस्थित हैं। तो विलियन की मोललता ज्ञात करो। स्मॉल एम का मतलब हो जाएगा मोललता ज्ञात करो। अब मोललता अपने को अगर पूछ ली तो सबसे पहले अपन लिखेंगे मोललता का फॉर्मूला, स्मॉल एम इज इक्वल टू विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन, यहाँ पे सब कुछ ग्राम में है तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान इंटू 1000। तो अपने पास विलेय के मोल, विलेय क्या है अपने को? HCl का विलयन यानी HCl को घोला हुआ है किसी विलायक में। तो विलेय तो सोल्यूट तो जो है अपने पास HCl है। तो HCl के मोल कैसे निकालेंगे अपन? HCl का जो अणुभार है और HCl का दिया गया भार है वो अपने पास उपस्थित है। उसके बाद में विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पे ये चीज समझने वाली है। तो सबसे पहले अपन विलायक कैसे लिखते हैं? विलेय इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक बराबर विलियन। तो अपने को निकालना है क्या? विलायक, विलायक का द्रव्यमान निकालना है। विलेय कितना है अपने पास? HCl के 3.65 ग्राम दिए हुए हैं अपने पास, 3.65 ग्राम। और विलियन कितना है टोटल? 103.65 ग्राम HCl विलियन उपस्थित है। ये यहाँ पे विलायक बराबर 103.65 ग्राम। ठीक है। तो विलायक का द्रव्यमान क्या आ जाएगा? ये इधर जाएगा तो 103.65 में से 3.65 कट जाएगा, इधर लिख लेते हैं 103.65 माइनस 3.65 विलायक। ये विलायक का द्रव्यमान आ रहा है अपने पास, 100 में से इसको घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 100 ग्राम आ गए। ठीक है। इससे क्या आ जाएंगे अपने पास? ये विलायक का द्रव्यमान यहाँ रख देंगे जो अपने पास आया है। और विलेय के मोलों के लिए अपने को क्या चाहिए? इसका अणुभार या मोलर मास और इसका दिया गया भार। ठीक है। सारी चीजें आ गई। इस चीज को मैं मिटा देता हूँ और इसके बाद में इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू
रख देता हूँ। तो विलेय के मोल कैसे निकालेंगे अपन? विलेय के मोल हो जाएंगे, दिया गया भार 3.65। यहाँ पे ये मत लिख देना ये सॉल्यूशन या विलियन का है। विलियन का भार कितना है? 103.65 ग्राम। अपने को क्या लेना है? HCl का विलियन बनाया हुआ है, मतलब विलायक या विलेय। विलेय क्या है? HCl है, तो HCl मतलब HCl के मोल ज्ञात करने हैं विलेय के। तो विलेय के मोल ज्ञात करेंगे तो विलेय का ही भार लेंगे 3.65 ग्राम। इसके बाद में इसका जो अपने पास मोलर मास आता है वो कितना आता है? HCl का मोलर मास यहाँ पे लिख लेते हैं। H का मतलब 1 और Cl का मतलब 35.5। 35.5 तो कितना आ जाएगा? 36.5 ग्राम। ठीक है, ये यहाँ पर लिखते हैं 36.5 ग्राम। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। ठीक है, इंटू अब ये कितना आ जाएगा? 1000 दिया हुआ ना यहाँ पे, इंटू 1000 ऊपर आ जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन भी किस में है? ग्राम में ही है। सॉल्यूशन का ये विलायक, विलायक का द्रव्यमान कितना है? ग्राम में दिया हुआ है कितना? 100 आ गया अपने पास, 100 आ गया। तो इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, ये इससे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36.5। 36.5 में 36.5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1। और इसके साथ लिखेंगे स्मॉल m। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1m। m को क्या लिख सकते हैं अपन? ये मोल है और ये द्रव्यमान है। तो अपन ने जो पहले परिभाषा लिखी थी, अगर इसको ग्राम में नहीं लें, यहाँ पे तो ग्राम लिखना पड़ेगा अपने पास, ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम में नहीं लेंगे तो यहाँ पे केजी लगाएंगे तो यहाँ पे 100 अपने को, 1000 अपने को लगाना नहीं पड़ेगा, और मोल पर केजी में इसको लिख सकते हैं। तो 1 मोल पर केजी या 1 स्मॉल m, ये मोललता। तो इस विलयन की मोललता कितनी आ जाएगी अपने पास? 1m। 103.65 ग्राम HCl विलयन में HCl के 3.65 ग्राम घुले हुए हैं या उपस्थित हैं। तो विलयन की मोललता अपने को ज्ञात करनी थी। इसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। नेक्स्ट टाइम जो अपन स्टार्ट करेंगे वो सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला है, वो स्टार्ट करेंगे। ये अपना फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है।